अब हम बढ़ने वाले हैं ऊप्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे जैसे हम एक एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है और सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से उसका सॉल्यूशन डिराइव करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट टू असाइन नेम टू ऑब्जेक्ट। यानी हमें ऐसा कुछ कोड दिया है, कोड को समझते हैं। सबसे पहले कोड के अंदर मुझे एक स्टूडेंट क्लास दी हुई है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल है, पहला है मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, दूसरा है मेरा इंटीजर वेरिएबल मार्क्स। अब ऊप्स जो मेरी पब्लिक क्लास है उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं एस कर देती हूँ, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया है। अब मेरा काम है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को नेम असाइन करना है, यानी स्टूडेंट का नाम मुझे असाइन करना है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको हमने शुरुआत में यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले लेक्चर के अंदर उस वीडियो के अंदर ही पढ़ लिया था। अब अगर किसी भी क्लास की ऑब्जेक्ट को मुझे कोई भी वेरिएबल असाइन करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करती हूँ। डॉट ऑपरेटर कहने का मतलब है कि मैं लिखूंगी एस डॉट, फिर उसके बाद जिस भी वेरिएबल को मुझे वैल्यू असाइन करनी है फिर मैं लिखूंगी इज इक्वल टू एंड वो वैल्यू जो मैं इस वेरिएबल को देना चाहती हूं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है मेरी क्लास के किसी भी डेटा मेंबर को कोई भी वैल्यू असाइन करने का। अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि एस, इसने फिर एक एरो का साइन बनाकर बोला है नेम इज इक्वल टू अमन। ये फॉर्मेट गलत है। इनफैक्ट ये फॉर्मेट C++ का फॉर्मेट है, जावा का फॉर्मेट नहीं है। जावा के अंदर हमारे पास एरो ऑपरेटर नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, सिर्फ डॉट ऑपरेटर होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू अमन। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये मेरी क्लास का नाम है, पर जावा के अंदर क्या करते हैं हम, जावा के अंदर क्लास का नाम यूज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल क्यों ना हो। अगर ये वेरिएबल स्टैटिक होता तो फिर हम कर सकते थे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास भी एक्सेस कर सकती है डायरेक्टली और ऑब्जेक्ट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के थ्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्लास का नाम नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा तरीका क्या है, मैंने लिखा है अपनी ऑब्जेक्ट का नाम विच इज एस, फिर मैंने लिखा है डॉट नेम इज इक्वल टू अमन। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। कैसे सही है, क्योंकि बिल्कुल मैंने इसमें डॉट ऑपरेटर वाली टेक्निक को यूज किया है। मैंने पहले अपनी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है यहाँ पर, फिर मैंने अपने डॉट ऑपरेटर से डेटा मेंबर का नाम लिखा है और राइट साइड में मैंने वैल्यू को लिख दिया है। तो ये वैल्यू जाकर इस डेटा मेंबर नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। एंड आई होप जिनने अच्छे से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को समझ लिया था उन्होंने ऑलरेडी वीडियो को पॉज करके अपने सॉल्यूशन सी को फिगर आउट कर लिया होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि विच वेरिएबल कैन द क्लास पर्सन एक्सेस इन द फॉलोइंग कोड। यानी कौन से वेरिएबल्स को हमारी जो क्लास है पर्सन नाम से वो एक्सेस कर सकती है। तो सबसे पहले कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले तो एक पर्सन क्लास बनाई हुई है। पर्सन क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स है, एक है स्ट्रिंग टाइप का नेम, एक है इंटीजर टाइप का वेट। तो एक पर्सन, एक व्यक्ति के लिए उन्होंने नेम डिफाइन कर दिया है, वेट डिफाइन कर दिया है। सेकेंड क्लास है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, पर्सन को एक्सटेंड्स कर रहा है। यानी पर्सन अगर मेरी बेस क्लास है तो स्टूडेंट क्लास पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एंड मैं आपको अर्ज करूंगी कि अगर हमने इनहेरिटेंस अच्छे से समझ लिया है तो ये याद करिए कि कौन से टाइप की इनहेरिटेंस होती है। अब स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज को, और स्टूडेंट क्लास के अंदर अलग से दो वेरिएबल्स हैं। यानी अलग से इसके अंदर एक इंटीजर रोल नंबर है और एक स्ट्रिंग स्कूल का नाम है। और मुझे बताना है पर्सन क्लास किन किन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन को, नेम। क्या पर्सन क्लास नेम को एक्सेस कर सकती है? नेम, क्योंकि पर्सन क्लास का खुद का ही डेटा मेंबर है नेम और वेट, तो मुझे पता तो है ही कि पर्सन क्लास मेरे नेम और वेट दोनों को ही एक्सेस कर सकती है। तो इस केस में ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। दिस इज मल्टीपल करेक्ट। सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट की, रोल नंबर। रोल नंबर जो है, रोल नंबर एंड स्कूल नेम, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स स्टूडेंट क्लास के अंदर है, ये पर्सन क्लास के अंदर नहीं है। और पर्सन क्लास बेस क्लास है।
होता क्या है इनहेरिटेंस में, हमारी डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर, सारी चीजों को इनहेरिट करती है। ये टू वे नहीं होता, यानी स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स पर्सन के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टीज पर्सन के अंदर नहीं जा रही होंगी। इसीलिए इस ऑप्शन में ना रोल नंबर पर्सन एक्सेस कर पाएगा, ना स्कूल नेम पर्सन एक्सेस कर पाएगा, पर्सन सिर्फ नेम और वेट को एक्सेस कर पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन 2 का फाइनल आंसर जो है वो है ए एंड बी। अब इसी के अंदर अगर मुझे पर्सन की जगह पूछते कि स्टूडेंट क्लास किन किन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, तो स्टूडेंट क्लास के लिए ये चारों ट्रू होते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्लास के पास अपना रोल नंबर और स्कूल नेम तो है ही, उसके साथ साथ क्योंकि स्टूडेंट पर्सन की डिराइव्ड क्लास है, तो पर्सन के अंदर जो डेटा मेंबर्स, जो 2 वेरिएबल्स हैं, वो भी स्टूडेंट क्लास इनहेरिट कर सकती है। इसीलिए स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर भी आ जाएगा, स्कूल नेम भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा एंड वेट भी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 की। इसमें हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड इन फ्रंट ऑफ अ क्लास। यानी अगर मैं कोई भी क्लास ले लूं, मान लीजिए मैंने एक क्लास ले ली ए, तो इस क्लास के सामने मैं कौन सा एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकती। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन सा हम लगा सकते हैं, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे हुए हैं। पब्लिक तो हमेशा लगा सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा किस क्लास को बनाते हैं, फाइल का नाम क्या होता है हमारी क्लास के नाम के सेम, और कौन सी क्लास के नाम के सेम होता है जावा के अंदर, जो हमारी पब्लिक क्लास होती है। पब्लिक क्लास और मेरी जावा फाइल का नाम सेम होना चाहिए, और पब्लिक क्लास के अंदर ही मैं अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमेशा डिफाइन करती हूँ। तो मुझे पता है क्लास के सामने पब्लिक तो हमेशा आ ही सकता है। सेकंड क्या होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी हमेशा आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर मैं नॉर्मली सिर्फ क्लास ए लिखती हूं, तो हमने क्या बात की थी कि नॉर्मली अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, वो डिफॉल्ट टाइप का हो जाता है। तो डिफॉल्ट टाइप तो क्लास के सामने आ ही सकता है। नेक्स्ट करते हैं बात प्राइवेट की। क्या कोई भी क्लास मेरे लिए प्राइवेट क्लास हो सकती है? किसी भी क्लास को प्राइवेट बनाने का मतलब ये है कि दूसरी कोई भी अगर क्लास होगी, मान लीजिए दूसरी क्लास बी है, इसके अंदर मैं कभी भी ए का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगी। यानी ये जो न्यू ए मैंने लिख दिया, इस तरीके से ए को मैं एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगी और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना पाऊंगी। तो जिस भी क्लास को मैंने प्राइवेट बना दिया, उसको मैं किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करके उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, उस क्लास का काम क्या है? ना मैं इस प्राइवेट क्लास को देख पाऊंगी कहीं पर, ना मैं इसका ऑब्जेक्ट बना पाऊंगी, ना मैं इसको इनहेरिट कर पाऊंगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्लास को मैं प्राइवेट नहीं बना सकती, क्योंकि प्राइवेट बनाने के बाद मेरी कोई भी क्लास अनयूजेबल बन जाएगी, मतलब वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए जावा डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जावा के अंदर कोई भी मेरी क्लास प्राइवेट टाइप की नहीं हो सकती। तो इसमें पूछा है नॉट अलाउड। नॉट अलाउड में सबसे पहला आंसर तो ए है, और दूसरा आंसर बी भी ट्रू है, प्रोटेक्टेड भी ट्रू है, क्योंकि प्रोटेक्टेड टाइप की भी क्लासेस जावा के अंदर नहीं होती। तो इसको हमें एज अ नोट लिख लेना है अपने ऊप्स के नोट्स के अंदर कि जावा के अंदर कोई भी क्लास ना प्राइवेट होती है ना प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते ही वो क्लास अनयूजेबल हो जाती है, यानी ऐसी क्लास बन जाती है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ये एक मैपिंग है कि अपने जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं आप किसके साथ कौन सा यूज कर सकते हैं, किसके साथ कौन सा यूज नहीं कर सकते। दिस इज माई मैपिंग ओनली फॉर जावा। जैसे मेरी क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, तो क्लासेस प्राइवेट टाइप की नहीं हो सकती, क्लासेस डिफॉल्ट टाइप की हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड टाइप की नहीं हो सकती, पब्लिक टाइप की हो सकती हैं। अगर मैं नेस्टेड क्लास की बात करूं, नेस्टेड क्लास यानी क्लास के अंदर क्लास, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है क्लास ए है जो मेरी बेस क्लास है, इसी के अंदर मेरी एक क्लास बी है। तो जैसे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है, नेस्टेड लूप्स होता है, वैसे ये मेरी जो बी है ये मेरी नेस्टेड क्लास है। अब ये जो अंदर वाली क्लास है इसको मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बना सकती हूँ, बाहर वाली मेन क्लास को मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं बना सकती, क्योंकि इस क्लास को अगर मैंने प्राइवेट बना दिया तब भी मेरा ए इसको एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ए को मैंने अगर प्राइवेट बना दिया और इसके बाहर कोई क्लास नहीं है तो फिर इसको कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेस्टेड क्लास को मैं प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक चारों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनको भी प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हम बना सकते हैं। मेथड्स यानी नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनको भी चारों टाइप्स से, चारों एक्सेस मॉडिफायर से हम अटैच कर सकते हैं। और फील्ड्स जो होती हैं यानी नॉर्मल वेरिएबल्स जो होते हैं मेरे, या ब्लॉक्स जो होते हैं मेरे, उनको मैं प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक चारों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। तो सिर्फ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड अलाउड नहीं होता,
जावा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे पूछा है विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और जो दोनों क्लासेस मुझे दी गई हैं वो दोनों सेम पैकेज के अंदर है, यानी एक क्लास दूसरी क्लास को आराम से एक्सेस कर सकती है। सबसे पहली क्लास है मेरी क्लास व्हीकल। व्हीकल यानी कोई भी साधन जो होता है चलने का, जैसे एक साइकिल भी एक व्हीकल है, एक कार भी एक व्हीकल है, एक ट्रक भी एक व्हीकल है, एरोप्लेन भी एक व्हीकल है, मेरे पास मेरी ट्रेन भी एक व्हीकल है, मेट्रो भी एक व्हीकल है। तो इस तरीके से एक व्हीकल क्लास बनाई है। एंड सेकंड क्लास जो हमने बनाई है वो है हमारी कार क्लास। कार क्लास क्या कर रही है, व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रही है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस में ऊपर है मेरी व्हीकल क्लास और नीचे क्या आ रही है, नीचे आ रही है मेरी कार क्लास। तो मुझे बतानी है विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और ये भी मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या मैं लिख सकती हूँ कार, मतलब कार जो मेरी क्लास है उसका अगर मैंने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या मैं उसके अंदर कार का एक्चुअल ऑब्जेक्ट डाल सकती हूँ। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मुझे कार का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं इसी सिंटैक्स से बनाती हूँ। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, अगर मुझे व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाना हुआ तो क्या मैं लिख सकती हूँ व्हीकल v इज इक्वल टू न्यू व्हीकल। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं बिल्कुल इसी सिंटैक्स को लिखकर उसको बनाऊंगी। अब आता है असली सवाल। असली सवाल ये है कि क्या व्हीकल v इज इक्वल टू न्यू कार हो सकता है, और चौथे ऑप्शन में है कि क्या कार c इज इक्वल टू न्यू व्हीकल हो सकता है। अब बाय डिजाइन जावा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसको पेरेंट के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिस इज ऑलवेज ट्रू इन जावा। इसका आप नोट बना लीजिए अपने ऊप्स के, जो भी आप लेक्चर्स का नोट्स बना रहे हैं उस नोटबुक के अंदर इस चीज को स्पेशली हम लिख सकते हैं कि चाइल्ड का अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं असाइन कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर चाइल्ड क्या है, कार है, और यहाँ पर पेरेंट क्या है, व्हीकल है। तो कार का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, राइट साइड बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड से मेमोरी देनी पड़ती है। लेफ्ट साइड में मेरा रेफरेंस होता है, राइट साइड में मेरा ऑब्जेक्ट होता है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है, रेफरेंस यानी वो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है या ऑब्जेक्ट की तरफ मुझे लेकर जाता है, या जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। और ऑब्जेक्ट यानी मेमोरी के अंदर जो एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई की है किसी भी डेटा ने। तो ऑब्जेक्ट तब बनेगी, इंस्टेंस तब बनेगी जब एक्चुअल मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगी। और रेफरेंस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। ये जो वेरिएबल c है, मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनी होगी, ये इसका एड्रेस स्टोर करके उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो राइट साइड में मेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है और लेफ्ट साइड में मेरा रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ऑब्जेक्ट का चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर अगर मैं पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में लगा सकती हूँ, तो मतलब मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाकर व्हीकल के रेफरेंस वेरिएबल में लगा सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। पर क्या वाइस वर्सा ट्रू होता है, मतलब यहां मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना दूं और क्या उसको मैं चाइल्ड के रेफरेंस में स्टोर करा दूं, ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता है। तो यहां पर जावा के अंदर ये वाली चीज फॉल्स हो जाएगी और जो ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हो जाएंगी। इस फिनोमिना को अगर मुझे और डिटेल में समझना है, मैं क्या सोच सकती हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है ना वो डब्बे की फॉर्म में है। यानी जावा के अंदर अगर मैं व्हीकल की ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये मेरी व्हीकल की ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और अगर मुझे कार की ऑब्जेक्ट बनानी है तो ये मेरी कार की ऑब्जेक्ट हो जाएगी। कार की ऑब्जेक्ट व्हीकल की ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि कार चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, पेरेंट क्लास की भी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। हायरार्की में मेरा व्हीकल ऊपर आ रहा था और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा था कार। तो व्हीकल के अंदर अगर x प्रॉपर्टीज हैं तो कार के अंदर x+y प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि व्हीकल की प्रॉपर्टीज को तो कार इनहेरिट करता ही है, तो कार को ज्यादा जगह चाहिए बनने के लिए, इसीलिए कार को मैं एक बड़े डब्बे की तरह इमेजिन कर सकती हूँ और व्हीकल को मैं एक छोटे डब्बे की तरह इमेजिन कर सकती हूँ। अब जब मैं इनके रेफरेंस वेरिएबल्स बनाती हूँ, मान लेते हैं ये है मेरा रेफरेंस वेरिएबल c। अब c क्या करेगा, c क्योंकि कार टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, इसको पता होगा कि ये x की तरफ भी पॉइंट कर सकता है, ये y की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। और अगर मैं v डिफाइन करूं, व्हीकल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, तो इसको पता होगा कि ये सिर्फ x की तरफ पॉइंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि व्हीकल टाइप का अगर रेफरेंस वेरिएबल है तो सिर्फ x प्रॉपर्टीज को वो रिकॉग्नाइज करता है। अगर ये c वेरिएबल कार टाइप का है तो इसको पता चलेगा कार के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसको पता चलेगा व्हीकल के अंदर भी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। तो ये x को
को भी एक्सेस कर पाएगा, y को भी एक्सेस कर पाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लूं जहां पे मैं कह रही हूं कार C इज इक्वल टू न्यू व्हीकल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक छोटी व्हीकल ऑब्जेक्ट बनेगी जिसके अंदर सिर्फ x प्रॉपर्टीज होंगी, और कार जो वेरिएबल C है ये क्या कर पाएगा, ये x को भी एक्सेस कर सकता है, y को भी एक्सेस कर सकता है। पर किसी दिन अगर कार C ने डिसाइड किया या किसी प्रोग्रामर ने डिसाइड किया कि मैं तो जी y को एक्सेस करूंगा, तो वो y को एक्सेस करने जाएगा तो उसको व्हीकल ऑब्जेक्ट के अंदर y कभी दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होती। लेकिन अगर मैं C का एग्जाम्पल लूं, C का एग्जाम्पल यानी अगर मैं इस केस का एग्जाम्पल लूं जिसमें मैं क्या कह रही हूं, व्हीकल V इज इक्वल टू न्यू कार, तो इस केस में क्या होगा, कार का एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा C, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी, x प्लस वाई प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन ये व्हीकल V क्या कर सकता है, व्हीकल V सिर्फ x प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसको सिर्फ x प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। तो व्हीकल V से कार का ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ हम रेफरेंस पॉइंट तो करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं जो व्हीकल V का रेफरेंस वेरिएबल रिकॉग्नाइज करता है। यानी ये स्टेटमेंट ट्रू तो हो जाएगी, लेकिन आप सोचें कि V से हम Y वाली प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगा, ये कंप्लीटली करेक्ट है। बट V सिर्फ X प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगा, Y प्रॉपर्टीज जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जिसको उसको पता ही नहीं, उन प्रॉपर्टीज को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं इसको हल्का सा और समराइज कर लेती हूं। अगर मेरे व्हीकल V के अंदर X प्रॉपर्टीज हैं और क्लास के अंदर अब x प्लस वाई प्रॉपर्टीज आ गई क्योंकि उसने व्हीकल की भी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर लिया, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया V टाइप का तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ x प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करता है। और C टाइप का मैंने कार का वेरिएबल बनाया, रेफरेंस वेरिएबल्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, रेफरेंसेस की, तो C क्या कर सकता है, x प्लस वाई प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब जब भी एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर सिर्फ x प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब भी एक कार का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर x प्लस वाई प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस इज कार का ऑब्जेक्ट, वेरिएबल नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं और यहां पर रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। तो ये मेरे व्हीकल का ऑब्जेक्ट है, ये मेरे कार का ऑब्जेक्ट है। अब कभी भी मैं डिसाइड करूं कि व्हीकल का रेफरेंस वेरिएबल कार की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में व्हीकल का रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ x को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो कार को पॉइंट तो कर सकता है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, पर वो सिर्फ x को पॉइंट कर पाएगा, यानी x प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, y को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो y प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल नहीं होंगी। बट अगर मैं किसी दिन सोचूं कि मेरा c वाला रेफरेंस वेरिएबल मेरे व्हीकल को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो उस केस में कभी भी मैं c से y को भी एक्सेस करने की कोशिश कर सकती हूँ, पर जैसे ही मैंने y को एक्सेस करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे y मिलेगा नहीं, तो उस केस में मेरे पास एरर आ जाएगा। इसीलिए अगर मैंने ये वाली लाइन लिख दी तो मेरे पास कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी स्टेटमेंट। पर मैंने ये लाइन लिख दी तो मेरे पास कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, मेरे पास हमेशा एक रन टाइम एरर आएगा, यानी रन टाइम पर ये वाली चीज फेल हो रही होगी और मेरे पास एरर आएगा, तो मेरा प्रोग्राम कभी सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी मेरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन 5 की। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। मुझे एक कोड दिया है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं तो क्लासेस देख लेती हूँ। एक तो मेरा मेन फंक्शन है मेरी इनहेरिटेंस यानी पब्लिक क्लास के अंदर। दूसरा मैंने एक व्हीकल क्लास बनाई है। व्हीकल क्लास के अंदर एक प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है दिस इज माई बेस क्लास व्हीकल। उसके अलावा एक कार नाम की क्लास है जो व्हीकल की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करती है। इसके अंदर भी सेम नाम का फंक्शन है यानी प्रिंट फंक्शन है, और ये क्या करता है, प्रिंट करता है डिराइव्ड क्लास कार। तो कार क्लास के अंदर वाला फंक्शन डिराइव्ड क्लास प्रिंट करता है, व्हीकल क्लास के अंदर वाला फंक्शन बेस क्लास प्रिंट करता है। इनफैक्ट अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे सेम इनहेरिटेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक व्हीकल क्लास है और व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टीज को कार क्लास इनहेरिट कर रही है। मेन फंक्शन के अंदर क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाई। ऑब्जेक्ट 1 किस टाइप की है, कार टाइप की है, पर रेफरेंस वेरिएबल क्या है, रेफरेंस वेरिएबल व्हीकल टाइप का है। क्या मैं इसको कह सकती हूं कि मेरा रेफरेंस वेरिएबल v किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा होगा मेरे कार ऑब्जेक्ट की तरफ। और क्या मैं कह सकती हूँ कार ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रिंट फंक्शन है। एक प्रिंट है जिससे डिराइव्ड क्लास प्रिंट होता है, एक प्रिंट है जिससे बेस क्लास प्रिंट होता है। तो यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन है डिराइव्ड क्लास प्रिंट करने के लिए और एक प्रिंट फंक्शन है बेस क्लास प्रिंट करने के लिए। तो फर्स्ट केस में अगर मैं कॉल करती हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट, तो कौन सा प्रिंट फंक्शन इन्वोक होना चाहिए, यहाँ पे यूज करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग।
फंक्शन ओवरराइडिंग जैसे ही हो जाएगा। ओवरराइडिंग क्यों आया? ओवरराइडिंग इसीलिए आया, पॉलीमॉर्फिज्म इसीलिए आया क्योंकि प्रिंट फंक्शन का भी नाम और पैरामीटर सेम है और इस प्रिंट फंक्शन का भी नाम सेम है। तो क्या हुआ, कार क्लास के अंदर दो फंक्शंस बनेंगे प्रिंट नाम के, एक होगा व्हीकल क्लास वाला, एक होगा कार क्लास वाला। पर कार क्लास के ऑब्जेक्ट में चेक करेंगे प्रिंट फंक्शन तो ऑटोमेटिकली कौन से वाला चलता है? हमेशा चाइल्ड क्लास का चलता है या डिराइव्ड क्लास का चलता है। तो कार क्लास के अंदर बेशक दो फंक्शंस हो, एक व्हीकल से आया है और एक कार क्लास का खुद का है, पर ओवरराइडिंग की वजह से चलेगा कौन सा? हमेशा कार क्लास वाला ही चलेगा। इसीलिए फर्स्ट केस में क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट केस में मेरे पास प्रिंट होगा डिराइव्ड क्लास कार, क्योंकि कार के अंदर दो फंक्शंस है प्रिंट और व्हीकल क्या करेगा? व्हीकल को पता है उसको प्रिंट को कॉल करना है, लेकिन बताएगा तो कार ही ना कि कौन से प्रिंट को कॉल करना है। और ओवरराइडिंग की वजह से कार के अंदर प्रिंट हमेशा डिराइव्ड क्लास का कॉल होगा, तो इसीलिए फर्स्ट में प्रिंट होगा दिस डिराइव्ड क्लास कार। सेकंड लाइन की अगर बात करें तो सेकंड लाइन में मैंने एक और ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया है। किस टाइप का? व्हीकल टाइप का। रेफरेंस वेरिएबल है मेरा और पॉइंट कर रहा है एक व्हीकल ऑब्जेक्ट को ही, तो व्हीकल टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल है, व्हीकल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रिंट कॉल करूंगी तो व्हीकल का ही प्रिंट कॉल होगा। तो इस केस में मेरे पास प्रिंट होने वाला है बेस क्लास व्हीकल। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में प्रिंट होगा बेस क्लास व्हीकल। तो यहाँ पे सेकंड केस तो मेरा बिल्कुल क्लियर कट था कि व्हीकल क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल है, व्हीकल का ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो प्रिंट भी क्या होगा? व्हीकल का ही प्रिंट। फर्स्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि फर्स्ट में व्हीकल का रेफरेंस वेरिएबल है और कार का ऑब्जेक्ट है, तो कार के ऑब्जेक्ट के अंदर है तो प्रिंट, पर प्रिंट कौन सा है? फंक्शन ओवरराइडिंग की वजह से इसके अंदर प्रिंट खुद का प्रिंट है जो इन्वोक हो रहा होगा। तो आउटपुट में सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी मेरे पास एंड सेकेंड लाइन में मेरे पास ये वाली लाइन आएगी। अब बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 की। इसमें मुझे दोबारा से बताना है कि मेरे कोड का आउटपुट क्या होने वाला है। अज्यूम करना है मेरी जो सारी क्लासेस हैं वो सेम पैकेज के अंदर है, तो सेम एग्जांपल मुझे दिया है एक तरीके से। सबसे पहले तो मेरे पास एक व्हीकल क्लास है जिसके अंदर प्रिंट फंक्शन है, और इस बार मेरे पास एक कार क्लास है जो व्हीकल की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहा है, पर कार के अंदर इस बार प्रिंट फंक्शन नहीं है, कार के अंदर प्रिंट 1 फंक्शन है। दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन। तो अलग अलग फंक्शंस है, इसका नाम ए भी हो सकता था, इसका नाम बी भी हो सकता था, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बिल्कुल अलग फंक्शंस है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट 1 बना रही हूँ। ऑब्जेक्ट 1 क्या है? इसका रेफरेंस वेरिएबल का टाइप तो व्हीकल है पर ऑब्जेक्ट कार की है। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 बनाई, इसका रेफरेंस टाइप क्या है? इसका रेफरेंस टाइप है व्हीकल, और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है कार टाइप के ऑब्जेक्ट की तरफ। कार के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? कार के अंदर आता है मेरा प्रिंट 1 एंड मेरा प्रिंट, दोनों आ जाएंगे क्योंकि कार व्हीकल को भी एक्सटेंड कर रही है। तो कार के अंदर एक तो आ जाएगा प्रिंट फंक्शन और एक आ जाएगा प्रिंट 1 फंक्शन। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को देखूं, फर्स्ट लाइन से मैंने इस तरीके का कुछ इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूं? ऑब्जेक्ट 1 से कॉल करने की कोशिश कर रही हूं प्रिंट 1 को। अब क्योंकि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट 1 है ये व्हीकल टाइप का है, और व्हीकल टाइप के अंदर क्या क्या रिकॉग्नाइज होता है? व्हीकल टाइप के अंदर सिर्फ प्रिंट रिकॉग्नाइज होता है, प्रिंट 1 इसके अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होता। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज होता? क्योंकि व्हीकल के अंदर सिर्फ प्रिंट फंक्शन है, तो ये सिर्फ प्रिंट फंक्शन को समझेगा, प्रिंट 1 फंक्शन है ही नहीं व्हीकल रेफरेंस टाइप के अंदर। तो मैं कभी भी इस ऑब्जेक्ट 1 से प्रिंट 1 को कॉल लगा ही नहीं सकती क्योंकि मेरा व्हीकल टाइप प्रिंट 1 को रिकॉग्नाइज नहीं करता। भले ही वो कार ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट 1 फंक्शन हो, पर इस ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसके टाइप में ही नहीं है, इसके पास उतनी जगह ही नहीं है कि इसको प्रिंट 1 याद रहे। तो यहां पर जब मैं ऑब्जेक्ट 1 से प्रिंट 1 को कॉल करने की कोशिश करूंगी तो ये वाली लाइन मुझे क्या देगी? ये वाली लाइन मुझे एरर दे देगी बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन जावा। हमने बात की थी ना, हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि जो भी रेफरेंस टाइप होता है उससे हमें पता चलता है, इस व्हीकल से पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट 1 क्या सिर्फ x को एक्सेस कर सकता है या x प्लस y को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि इसका बेस वाला टाइप है तो ये सिर्फ x प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ये है मेरी x प्रॉपर्टीज, ये मेरी y प्रॉपर्टीज, तो ये सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, इसको कर ही नहीं पाएगा। लास्ट क्वेश्चन में प्रिंट को कर पाया था। क्यों कर पाया था? क्योंकि प्रिंट का नाम वो सेम एज माई एक्स प्रॉपर्टीज, प्रिंट एक्स के अंदर भी आ रहा था और फंक्शन ओवरराइडिंग डायरेक्टली हो रही थी। पर इस बार यहाँ पे फंक्शन का नाम ही अलग हो गया तो ये वाई प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन के अंदर आ गया, तो इसीलिए प्रिंट 1 को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इसीलिए ये वाला कोड चलेगा ही नहीं। यहाँ पे मेरे पास
एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 की। इसमें मुझसे पूछा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप्स कंपोनेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग सिस्टम्स का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है। इनहेरिटेंस तो एक कंपोनेंट होता ही है। अब मैं बात करूं, ऊप्स के 4 मेजर पिलर्स होते हैं, जो मैंने पिलर्स की बात की थी, दे आर बेसिकली माय कंपोनेंट्स, जिनके ऊपर ऊप्स के मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं। मुझे पता है मेरे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मेरा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है मेरा एनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है मेरे पास इनहेरिटेंस। ये मुझे याद होनी चाहिए अब तक, क्योंकि चारों के नाम मुझे बिल्कुल याद होनी चाहिए, डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। और फोर्थ क्या होता है मेरे पास? फोर्थ होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 मेरे ऊप्स के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहां पे मुझे क्या क्या दिया है? नॉट पूछा है तो इनहेरिटेंस तो होता है, एनकैप्सुलेशन भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, एग्रीगेशन नहीं होता। एग्रीगेशन सुना ही नहीं, तो एग्रीगेशन इज माय करेक्ट आंसर। एग्रीगेशन एक्चुअली होता क्या है? एग्रीगेशन होता है, हम नेस्टेड क्लासेस को एग्रीगेशन कह देते हैं, कि क्लास ए है, अगर मेरी क्लास ए के अंदर एक क्लास बी है, एक मेरी क्लास सी है और एक मेरी क्लास डी है, तो ये क्या हुआ? ये एक एग्रीगेशन फॉर्म हो गया। एग्रीगेशन का मतलब होता है गुट बना लेना, झुंड बना लेना। तो मैंने क्या किया? इन क्लासेस को एग्रीगेट, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर देना इस ए क्लास के अंदर। सो दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऊप्स। मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं यही 4 होते हैं। अगर इसके अलावा मुझे कुछ और भी दे देते क्वेश्चन में, कह देते कंपाइलेशन है क्या ऊप्स का कंपोनेंट? कंपाइलेशन नहीं है। कंपाइलेशन तो जावा का प्रोसेस है जिसकी वजह से मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन भी दे सकते थे, कुछ भी नाम दे सकते थे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में। तो ये 3 मेरे जावा के कंपोनेंट है, ये एग्रीगेशन मेरे जावा का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 की। इसमें मुझसे पूछा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, फिर मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो इस कोड का मुझे आउटपुट एनालाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं दिया क्या है। एक मेरे पास क्लास है बुक नाम से, बुक के अंदर क्या है? एक प्राइस वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल काउंट। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के अंदर कॉमन होता है। बाकी सारे वेरिएबल्स तो ऑब्जेक्ट के लिए नए बनते हैं। यानी अगर मैंने बुक 1 बनाया तो उसके लिए प्राइस नया बनेगा, बुक 2 बनाया उसके लिए प्राइस नया बनेगा, बुक 3 बनाया उसके लिए प्राइस नया बनेगा। लेकिन बुक 1, बुक 2, बुक 3 कितनी भी मैं ऑब्जेक्ट बना लूं, उनके लिए काउंट एक ही रहेगा। और उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट ने मेरे काउंट को चेंज कर दिया तो वैल्यू सबके लिए चेंज हो जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने स्टैटिक कीवर्ड वाले लेक्चर के अंदर देखा हुआ है। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है उस वीडियो को जाकर एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो मुझे बोला क्या हुआ है? मुझे बोला हुआ है बुक क्लास है, उसके अंदर एक प्राइस वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है काउंट नाम का। अब बुक मेरा क्या है? ये मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं प्राइस को एज अ पैरामीटर ले रही हूं, फिर अपने इस प्राइस को, प्राइस की वैल्यू असाइन करती हूं और हर बार कंस्ट्रक्टर क्या करता है? काउंट को कर देता है प्लस प्लस। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया? यहां पर ये वाली लाइन ऊपर आ रही है, मैं इसको बता देती हूं कि ये होना क्या था। यहां पर फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन जो है, यहां पर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बुक का काउंट, इस तरीके की कुछ लाइन लिखी है। दिस इज माय लाइन 1। लाइन 1 में क्या हो रहा है? मेरे पास मेरी शुरुआत में जो बुक का काउंट है उसको मैं प्रिंट कर रही हूँ। लाइन 2 के अंदर क्या हो रहा है? मैंने एक नई ऑब्जेक्ट बनाई है बुक टाइप की, फिर मैंने क्या किया? बुक को इनिशियलाइज किया है विद द प्राइस 150, ये प्राइस यहां पर जाएगा। फिर नई बुक बनाई है बुक 2 जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है विद प्राइस 250। फिर मैंने क्या किया? प्रिंट किया है दोबारा से अपनी बुक्स का काउंट। मुझे प्रिंट करना है कि मेरे पास आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो मुझे पता है प्रिंट स्टेटमेंट्स में सबसे पहले तो इनिशियल बुक का काउंट है, उसके बाद फाइनल बुक का काउंट है। तो जब मैं इस लाइन पर हूं, इस लाइन नंबर 1 पर हूं, तब मेरे पास बुक का काउंट कितना है? इस काउंट की वैल्यू जावा के अंदर इनिशियलाइज हमेशा सारे वेरिएबल्स नल वैल्यू से, 0 वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। तो इस काउंट की वैल्यू भी 0 से इनिशियलाइज हुई होगी। तो सबसे पहले मेरे पास प्रिंट हुआ होगा 0। और क्या मैं ये बुक डॉट काउंट कर सकती हूँ? हमने तो सीखा था कि सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल कर सकते हैं फर्स्ट ही सवाल में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा काउंट है ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली हम क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं।
इस प्राइस को मैं बुक डॉट प्राइस नहीं लिख पाती, लेकिन इस काउंट को मैं बुक डॉट प्राइस लिख सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने बुक डॉट काउंट प्रिंट किया, मेरे पास 0 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही 0 प्रिंट हो गया, पता है ये वाला मेरा सही आंसर होने वाला है, पर फिर भी सेकंड स्टेटमेंट भी एनालाइज कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस सेकंड लाइन पर गई तो क्या हुआ, मेरी एक नई बुक B1 बनी जिसका प्राइस 150 है, पर उसने क्या किया, जैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया काउंट प्लस प्लस हो गया। तो काउंट की वैल्यू अगर पहले 0 थी तो काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई है। दोबारा से नई लाइन चली बुक 2 नाम से, बुक 2 ने क्या किया, दोबारा से इसके कंस्ट्रक्टर ने काउंट को प्लस प्लस किया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर मैं इस लाइन 3 पर आई तो मैंने बुक का काउंट प्रिंट करवाया, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगी, बुक का काउंट इज 2, तो मेरे आउटपुट में सेकंड वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2। तो दिस बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 की। मुझे बताना है मेरे कौन सी लाइन में एरर है। पहले एनालाइज करते हैं कोड को, देखते हैं एरर है भी या नहीं है। ये है मेरी एक क्लास टेस्ट नाम से, इसके अंदर स्टैटिक इंट मार्क्स मैंने बनाया है। उसके साथ साथ एक फंक्शन है सेट मार्क्स करके, जिसमें मैं मार्क्स को ले रही हूँ इनपुट, और मैं दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स कर रही हूँ। दूसरा मैंने मेन क्लास बनाई है अपनी ऊप्स, जिसके अंदर मेन फंक्शन है, यहाँ पर पब्लिक होना चाहिए था। मैं क्या करती हूँ, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट मार्क्स को कॉल कर रही हूँ और अपने मार्क्स को मैं सेट कर रही हूँ विद द वैल्यू 98। दिस इज माई लाइन 1, दिस इज माई लाइन 2। मेरी लाइंस के अंदर ही एरर आ सकता है अगर आएगा तो। तीसरा मैं क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ अपने मार्क्स को, यानी टेस्ट क्लास के जो मार्क्स हैं उनको मैं प्रिंट करवा रही हूँ। तो क्या इसके अंदर कोई भी मेरे पास एरर आएगा? उसका आंसर आप सोचिए एक बार कि क्या किसी भी लाइन में एरर आ रहा है। अगर हमने सोच लिया अच्छे से तो हमें एनालाइज करके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे स्ट्रांग है तो हमें पता चलेगा कि इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। कोई एरर क्यों नहीं है? सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे मार्क्स सेम कैसे हो रहा है। सेम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला जो मार्क्स है ये वेरिएबल मेरा पैरामीटर वाला वेरिएबल है, और ये दिस डॉट मार्क्स वो है जो मेरी क्लास के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा हम सोच सकते हैं क्या टी सेट मार्क्स को कॉल लगा सकता है? बिल्कुल कॉल लगा सकता है, क्योंकि ये वाला फंक्शन डिफॉल्ट टाइप का है। इसके अंदर मैंने मार्क्स को पैरामीटर की तरह पास किया है, तो इस लाइन में भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सारा सिंटैक्स ठीक है। तीसरा मेरे दिमाग में सोच सकती हूँ मैं, लाइन 3 के अंदर एरर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहां से मैं डायरेक्टली क्लास के नेम डॉट मार्क्स कर रही हूँ, पर दिस इज ऑल्सो राइट करेक्ट सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा मार्क्स है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये मेरा स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, इसीलिए लाइन 3 के अंदर भी एरर नहीं है। तो इस पूरे कोड के अंदर मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, हमें सब कुछ अच्छे से आज तक समझ आया है ऊप्स वाले चैप्टर के अंदर, तो फिर हमने बिल्कुल डेफिनेटली फाइंड आउट कर लिया होगा कि मेरे किसी भी लाइन के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 की। इसमें मुझसे पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड का आउटपुट क्या होने वाला है? तो सबसे पहले टेस्ट क्लास को देख लेते हैं। टेस्ट क्लास के अंदर 2 स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, एक है मेरा a जिसकी वैल्यू है 10, एक है मेरा b जिसको अब इनिशियलाइज नहीं किया तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर 0 है। तीसरा है मेरा एक फंक्शन स्टैटिक टाइप का जिसका नाम है चेंज b, तो ये वैल्यू को चेंज कर रहा है, b की वैल्यू को ये कर देता है a मल्टीप्लाइड बाई 3 के इक्वल। मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, एक टेस्ट t नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, t के लिए क्या किया, मैंने चेंज b को कॉल कर दिया। तो जैसे ही इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगी, t के लिए चेंज b को कॉल करूंगी, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास a की वैल्यू 10 तो थी, मेरे b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लाइन की वजह से, वो हो जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 30 के इक्वल। फिर मैंने क्या किया, टेस्ट a प्लस टेस्ट b, तो टेस्ट डॉट a यानी a वेरिएबल की वैल्यू प्लस b वेरिएबल की वैल्यू को मैंने आउटपुट करा दिया। तो मेरे टेस्ट डॉट a वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, वो थी 10, और मेरे टेस्ट डॉट b वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, वो थी 30। तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा 40। तो जो फाइनल आंसर आएगा आउटपुट में दैट विल बी 40 फॉर मी। तो हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब आपको प्रैक्टिस शीट भी जो दी होगी ना उसके अंदर ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। यानी ऊप्स जो होता है मोस्टली थ्योरेटिकल होता है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे ऊप्स के, तो या तो डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, नहीं तो एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, इस तरीके से आपको आउटपुट गेस करना आ जाएगा, या मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिसमें या तो एक चॉइस सही होगी या मल्टीपल सही होंगी, या फिर आपको एरर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कोड के अंदर। तो जो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो एक लैंग्वेज में स्ट्रांग हो गए ना, तो अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज के भी थोड़े बहुत चेंज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो उनको भी पढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप कि ऊप्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे हमने तरीके सीखे हैं सेम कोड को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के यूजिंग जावा ऊप्स।